तो कैसे हो भाई लोग, तुम लोगों के कहने पर मैं लेकर आ गया हूँ स्विमिंग द डायमंड लॉर्ड का न्यू वीडियो। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि इसका राइटर कहीं घूमने गया है। मैंने उससे बात की तो वो बोला कि कुछ दिन में न्यू चैप्टर आ जाएंगे। और आज देखो आ भी गए। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक निर्जन घाटी में युहुआ अमर संप्रदाय से लगभग 100 मील दूर फेंग युहान जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, खून खांस रहा था, उसका चेहरा लगातार थका हुआ होता जा रहा था। इस समय पास से गुजरने वाला कोई परिचित व्यक्ति भी शायद ही पहचान पाता कि यह वही गौरवशाली फेंग युहान है जो 2 दिन पहले तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अब वह मौत के कगार पर खड़े एक बूढ़े आदमी जैसा लग रहा था। यह टेलीपोर्टेशन ताबीज इतना अजीब क्यों है? यह मेरे सार रक्त को क्यों पीता है? फेंग युहान ने हैरान होकर सोचा, क्योंकि उसने एक और कौर खून खांसकर बाहर निकाला। बार बार चोट लगने और रक्त की कमी के कारण उसकी जीवन शक्ति बुरी तरह से समाप्त हो गई थी और उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी येलो स्प्रिंग्स डायग्राम है। जब तक ये दिव्य चित्र मेरे हाथ में है मैं सब कुछ पुनः प्राप्त कर लूंगा। तब मैं अभी भी वही फेंग युहान रहूंगा जिसने कभी दुनिया पर राज किया था। फेंग युहान कांपते हुए खड़ा हो गया और खुद को आशावादी बने रहने के लिए मजबूर किया। सुमिंग, मैं फेंग युहान शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हें इसी जीवन में मार डालूंगा। अगर आप न होते तो मेरी यह हालत कैसे होती? उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। सुमिंग के प्रति घृणा उसकी हड्डियों और रक्त वाहिकाओं में गहराई तक दौड़ रही थी। एक बार जब मुझे साधना करने और अपनी ताकत पुनः प्राप्त करने के लिए जगह मिल जाएगी तो एक दिन मैं तथाकथित अथाह दानव महल को नष्ट कर दूंगा। अचानक दूर से एक शक्तिशाली आभा तेजी से पास आए। अच्छा नहीं है। फेंग युहान का चेहरा अचानक बदल गया। क्या यह आभा किसी सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ की हो सकती है? घबराहट में उसने उठकर भागने की कोशिश की। हालांकि हर बार जब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बुलाने की कोशिश करता तो ऐसा लगता था जैसे उसके प्रयास हवा में गायब हो गए हों। वह इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि टेलीपोर्टेशन ताबीज खराब था? फेंग युहान को इसका एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फेंग युहान, तुम कहाँ जा रहे हो? एक जोरदार चीख गूंजी। मध्य हवा में मास्टर युहुआ तैर रहा था, उसका चेहरा क्रोध से जल रहा था और तीव्र हत्या का इरादा फेंग युहान को पूरा निगलने के लिए तैयार था। ये सब इस आदमी का दोष है। उसने हमारे युहुआ अमर संप्रदाय का लगभग विनाश कर दिया था। मास्टर, मैं फेंग युहान ने अपना बचाव करना शुरू किया, लेकिन उसने अपनी बात पूरी नहीं की। तारांकन स्वूश। मास्टर युहुआ तुरंत फेंग युहान के सामने आ गया और उसे अपनी हथेली से मारा। तारांकन धमाका। तारांकन। एक भयानक शक्ति ने हमला किया जिससे फेंग युहान की बची हुई हड्डियां तुरंत चकनाचूर हो गईं। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। गद्दार, अब मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। अपने आप को संभालो और मेरे साथ राजकुमार से मिलने आओ। मास्टर युहुआ ने बमुश्किल होश में आ रहे फेंग युहान को पकड़ लिया और उसे आसानी और घृणा के साथ उठा लिया। कुछ क्षण बाद युहुआ अमर संप्रदाय के मुख्य हॉल में सुमिंग शीर्ष पर शांति से बैठी थी और घुटनों के बल बैठे फेंग युहान को देख रही थी। भाग्य के इस पूर्व भाग्यशाली पुत्र को चुपचाप खेती करनी चाहिए थी और अंततः शाश्वत सम्राट के सिंहासन तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन अब वह एक बेघर कुत्ते की तरह था जिसकी न केवल जीवन शक्ति क्षीण थी बल्कि वह गंभीर रूप से घायल भी था। क्या अफसोस है, आज उसका अंत हो गया, सुमिंग ने शैतानी ढंग से कहा जब उसे फेंग युहान का भाग्य मूल्य याद आया। फेंग युहान, तुम में सचमुच हिम्मत है। रक्त पर्वत के पूर्वज के कमीने वंशज ने मेरे युहुआ अमर संप्रदाय में अराजकता पैदा करने का दुस्साहस किया है और यहाँ तक कि सम्राट के बेटे की हत्या का भी प्रयास किया है। आज तुम्हारे पाप में अस्तित्व का अंत है। मास्टर युहुआ दहाड़े, उनकी आवाज दहाड़ जैसी लग रही थी। फेंग युहान का चेहरा अविश्वास से भर गया। वह जानता है कि वही सुमिंग को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये रक्त पर्वत पूर्वज कौन था? नहीं रुको, ये रक्त पर्वत पूर्वज कौन है? मैं रक्त पर्वत पूर्वज को भी नहीं जानता। फेंग युहान घबरा गया, उसकी आवाज हताश थी। मास्टर, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब भी बहस करने की? मास्टर युहुआ ने गुस्से से डांटा। मेरा युहुआ अमर संप्रदाय तलवारबाजी और जादू की कलाओं का सम्मान करता है। प्रतियोगिता के दौरान हमने स्पष्ट रूप से देखा कि आपने जू लिंगशान को घायल करने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति और रक्तसार का इस्तेमाल किया। मूल रूप से आप कह सकते थे कि आपको अपने शरीर को प्रशिक्षित करने की कोई अन्य प्राचीन विरासत मिली है। लेकिन आज जब आप छोटे से आंगन से भागे तो छोटे से आंगन की हवा में रक्त का सार भर गया। ये स्पष्ट रूप से रक्त पर्वत के पूर्वज की रक्त से बचने की तकनीक थी। आपको और क्या कहना है? क्या छोटे से आंगन से भागना, खून से बचने की तकनीक? फेंग युहान को अचानक होश आया, उसे चक्कर आ रहा था। रक्त पर्वत के पूर्वज की कथा, रक्त से बचने की तकनीक। उसने स्पष्ट रूप से टेलीपोर्टेशन ताबीज का इस्तेमाल किया था।
क्या उस ताबीज में कुछ गड़बड़ थी? यह आप है। उस क्षण सभी तार एक साथ आ गए और एक जाल बन गया। दुष्ट और कुटिल योजनाओं से भरा जाल, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य फेंग युहान को नीचे की ओर ले जाना था। ये जाल किसी और ने नहीं बल्कि सु मिंग ने बिछाया था। ये तुम ही हो, सु मिंग, तुम कमीने। तुम ही इस सब के पीछे हो। फेंग युहान की आंखें सदमे और क्रोध से फैल गईं, उसकी निगाहें घृणा से जल रही थीं। रक्त पर्वत के पूर्वज, मैं तो उसे जानता भी नहीं। गुरु, सु मिंग मुझे फंसा रहा है, वही इस सब के पीछे है। फेंग युहान क्रोध से उबल रहा था, क्रोध से भर गया और अपनी बेगुनाही को समझाने की पूरी कोशिश की। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी थी तब तुमने राजकुमार का अनादर करने की। मास्टर युहुआ गुस्से से चिल्लाया। मास्टर युहा ने फेंग युहान पर फिर से अपनी हथेली से प्रहार किया। तारांकन टकराना। तारांकन। एक जोरदार धमाके के साथ फेंग युहान पीड़ा से चीखते हुए अपने घुटनों पर गिर पड़ा। बहन फेंग, मुझे बचाओ, मैं निर्दोष हूं। आप जानते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं। मेरे पास रक्त पर्वत के पूर्वजों की विरासत नहीं है, वास्तव में नहीं है। फेंग युहान घबरा गया, उसकी आखिरी उम्मीद फेंग किंगक्सू पर टिकी थी। फेंग किंगक्सू सु मिंग के पास खड़ी थी और यह सुनकर अब और खुद को रोक नहीं सकी। चुप रहो, गुस्से से बोलते हुए उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मैं नहीं जानती कि तुम किस तरह के इंसान हो, मुझे तुम्हारे असली इरादे कभी पता नहीं चले। फोन किंगक्सू बहुत क्रोधित था। उसके अच्छे इरादों के कारण पहले भी उसे आंतरिक रूप से निंदा का सामना करना पड़ा था। यदि उसने फेंग युहान पर भरोसा नहीं किया होता तो राजकुमार को खतरे में कैसे डाला जा सकता था। इस समय फेंग किंगक्सू के पास फेंग युहान के लिए कोई सहानुभूति नहीं बची थी। उसकी निगाहें ठंडी थी जब उसने कहा, तुम्हें मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। रक्त पर्वत का पूर्वज अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए दूसरों का खून पीता था, वह एक दुष्ट राक्षसी साधक था। तुम्हें उसकी विरासत में मिली है, तुम भी एक राक्षस हो और स्वर्ग तुम्हें जीने नहीं देगा। ऐसा कहकर फेंग किंगक्सू ने उसकी ओर देखे बिना ही अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। फेंग युहान को लगा जैसे हजारों तीर उसके दिल में चुभ गए हों। जब वह अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह मैं नहीं हूं, ये सब एक साजिश है। बहन फेंग, मेरी बात सुनो, ये निश्चित रूप से सु मिंग की साजिश है। चुप रहो, तुम अभी भी हर चीज के लिए राजकुमार को दोषी ठहराना चाहते हो। फेंग युहान, तुम मुझे घृणास्पद लगते हो। फेंग किंगक्सू का चेहरा क्रोध और घृणा से भर गया था। फेंग युहान का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका दिमाग घूमने लगा। ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नौबत क्यों आई? उसे चुना हुआ व्यक्ति माना जाता था। उसे सभी की प्रशंसा का आनंद लेना चाहिए था और उसका लक्ष्य युहुआ अमर संप्रदाय का सिंहासन लेना और फिर पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना था। लेकिन अब तो वह राक्षस बन गया था। ... ठीक है, आप सब बाहर प्रतीक्षा करें, मैं स्वयं उसे ले जाऊंगा। सु मिंग ने फोन किंगक्सू के कंधे को थपथपाया और उसे सांत्वना दी। लाल आंखों के साथ फेंग किंगक्सू ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। सम्राट के पुत्र के आदेश के तहत मास्टर युहुआ और अन्य लोगों ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत हॉल छोड़ दिया। इस समय हॉल में केवल सु मिंग और फेंग युहान ही अकेले रह गए थे। सु मिंग, तुम कमीने, मुझे पता है ये सब तुम्हारी योजना है। फेंग युहान के चेहरे पर हार और थकावट का भाव था, वह दांत पीसते हुए सु मिंग को घूर रहा था। मेरी योजना शुरू से लेकर अंत तक, क्या तुम ही नहीं थे जो मुझे मारना चाहते थे? अब ये सिर्फ तुम्हारे अपने कार्यों का परिणाम है, सु मिंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। तुम मरने के लायक हो, तुम दुष्ट मादरचोद। फेंग युहान क्रोध में चिल्लाया। सु मिंग ने दुष्टता से मुस्कुराकर कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे फेंग युहान को झटका लगा। तुम्हारे ऊपर जो पीला स्प्रिंग डायग्राम है वह अब तुम्हें शोभा नहीं देता, इसे अब सौंप दिया जाना चाहिए। यह क्या है? फेंग युहान अचानक चौंक गया। आप संभवतः पीले वसंत आरेख के बारे में कैसे जान सकते हैं? जब से फेंग युहान को येलो स्प्रिंग डायग्राम मिला था उसने उसे बहुत सावधानी से छिपाकर रखा था। यहां तक कि फेंग युहान के सबसे करीबी लोगों को भी नहीं पता था कि उसके पास ऐसा खजाना है। सु मिंग को इसके बारे में कैसे पता चल सकता था जबकि वह उससे कभी सीधे तौर पर मिला भी नहीं था? वह तो कुछ दिन पहले ही आया था, है ना? आप वास्तव में कौन हैं? फेंग युहान के चेहरे पर भय झलक रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी। सु मिंग ने आगे कुछ बताने की जहमत नहीं उठाए और उसके चारों ओर का आभामंडल उजागर होने लगा। तारांकन स्विश। जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो एक राजसी और भारी उपस्थिति प्रकट हुई। आप पहले से ही मरने वाले हैं, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तारांकन चरमराहट। उसी समय सु मिंग के पीछे एक पेड़ की छाया धुंधली सी दिखाई दी। ये प्राचीन वृक्ष बादलों तक ऊंचा उठ गया था, ऊपर आकाश को भेदता हुआ नीचे पाताल तक पहुंच गया था। इसकी विशाल शाखाएं फैली हुई थीं, प्रत्येक किनारा भाग्य के धागे खींच रहा था।
ये विश्व वृक्ष का बीज था जिसे सु मिंग ने पोषित किया था। फेंग युहान के भाग्य अंकों का उपयोग करके बीज फूट गया और पौधा उगाया। अब भाग्य पर निर्भर रहना बहुत आसान हो गया था। नहीं नहीं नहीं, फेंग युहान का चेहरा एकदम बदल गया, मानो वह अनंत भाग्य के अनगिनत धागों को अपने से दूर खींचते हुए देख रहा हो। पेड़ की छाया ने उन्हें निगल लिया और जैसे ही फेंग युहान भागने की कोशिश कर रहा था, उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। लेकिन इस समय सु मिंग पहले से ही पूरी तरह से उस पर कब्जा कर चुकी थी। तारांकन ज़ैप, तारांकन। एक विशाल हाथ ने सब कुछ ढक लिया और फेंग युहान को जकड़ लिया। अगले ही पल फेंग युहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से कुछ निकाला जा रहा है और उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, जैसे कोई राक्षस उसके गहरे अंगों को कुचल रहा हो। तारांकन फुट, तारांकन। उसके शरीर से एक विशाल पुस्तक उड़कर हवा में खुल गई। जब वह पुस्तक फैली तो ऐसा लगा जैसे उसमें पूरी दुनिया समाहित है। तारांकन स्वूश। पीले वसंत चित्र के प्रकट होते ही एक भयावह आभा बाहर की ओर फैल गई तथा भूतिया अंधेरी ऊर्जा फैल गई। नहीं, पीला स्प्रिंग आरेख, यह मेरा है। फेंग युहान की आंखें लगभग बाहर आ गईं जब उसने पीले स्प्रिंग डायग्राम को पकड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन पीला स्प्रिंग डायग्राम, जो कभी उसका था, अब उसकी नीच आज्ञाओं को नजरअंदाज कर दिया और सु मिंग के हाथों में गिर गया, जैसे एक वफादार शूरवीर अपने राजा के सामने घुटने टेकता है। सु मिंग ने हल्के से मुस्कुराया और पीले स्प्रिंग आरेख को पकड़ लिया और फेंग युहान को देखा। अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। बिना कुछ और कहे सु मिंग ने एक ही हथेली से वार किया। तारांकन टकराना, तारांकन। फेंग युहान को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि एक विशाल बल ने उसे घेर लिया। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका और एक क्षण में उसकी आत्मा बिखर गई तथा उसका शरीर मांस और रक्त के फव्वारे के मिश्रण में फूट पड़ा। तारांकन धमाका, तारांकन, तारांकन श। चारों ओर मांस और रक्त का घिनौना मिश्रण बिखरा हुआ था। फेंग युहान मर चुका था, नियति द्वारा चुना गया उसका मार्ग अस्तित्व से गायब हो गया। उसी समय जब फेंग युहान नष्ट हो गया, सु मिंग ने महसूस किया कि उसका विश्व वृक्ष बीज थोड़ा मजबूत हो गया है। उसके कानों में एक अधिसूचना की ध्वनि गूंजी। भाग्य का बच्चा फेंग युहान मारा गया। खोज पूरी हुई। डिंग। जांच से पता चलता है कि फेंग युहान का भाग्य मूल्य 0 से भी कम है। उसकी मृत्यु पर सभी खजाने गिर गए। डिंग। होस्ट ने क्वेस्ट पूरा करने के लिए 50,000 डेमोनिक चार्म पॉइंट प्राप्त किए हैं। बधाई हो मेजबान, आपने फेंग युहान की मार्शल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग डायग्राम प्राप्त कर ली है। बधाई हो मेजबान, आपने फेंग युहान का मार्शल कौशल प्राप्त कर लिया है, ड्रैगन प्रोफाउंड किलिंग तकनीक। बधाई हो मेजबान, आपने फेंग युहान का मार्शल हथियार प्राप्त कर लिया है, स्टील फेन पेस्टल। बधाई हो मेजबान। अधिसूचना की ध्वनि लगातार बजती रही, जो सु मिंग के शांत मन को लगभग अभिभूत कर रही थी। लेकिन उसने उन विकर्षणों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी निगाहें असली चीज पर केंद्रित रखीं, जो उसके हाथ में पीले रंग का स्प्रिंग आरेख था। यह उन सब खजानों में से असली खजाना है। सु मिंग की आंखों में उत्साह झलक उठा। उस भाग्यशाली बच्चे की स्वर्णिम उंगली, ये चीज, शक्ति और क्षमता दोनों में एक अविश्वसनीय रूप से भयावह अस्तित्व थी। बाकी सब कुछ तो बस पूरक है। केवल पीला स्प्रिंग आरेख ही मेरे लिए कुछ समय के लिए परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है। 50,000 डेमोनिक चार्म पॉइंट्स का तो जिक्र ही न करें। यह इनाम वाकई बहुत बड़ा है। सु मिंग रोमांचित था। राक्षसी आकर्षण के 50,000 अंक उसकी तकनीकों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं या दुकान से सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी समय एक और अधिसूचना उसके कानों में पड़ी। डिंग। एक भाग्य आइटम का पता चला, इसे परिष्कृत किया जा सकता है। येलो स्प्रिंग डायग्राम को एक बार परिष्कृत करने के लिए 20,000 डेमोनिक चार्म पॉइंट की आवश्यकता होती है। अनुभव करना, 20,000 राक्षसी आकर्षण सिर्फ एक बार के लिए। लागत थोड़ी ज्यादा थी। सु मिंग एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन अंत में आगे बढ़ने का फैसला किया। पीले वसंत आरेख जैसा एक अनमोल गुप्त खजाना, इसे जल्दी परिष्कृत करने से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होंगे। इसे पहले ही परिष्कृत करने से सु मिंग को मानसिक शांति भी मिलेगी, जो अधिक महत्वपूर्ण था। जैसे ही सु मिंग ने उपयोग की पुष्टि की, उसके सामने का पीला स्प्रिंग आरेख सुनहरा चमक उठा। तारांकन हम। अगले ही पल चित्र प्रकाश की एक सुनहरी धारा में बदल गया और सु मिंग की बांह पर अंकित हो गया। तेज बहती हुई येलो स्प्रिंग नदी का एक स्वरूप निर्मित हो गया। भाग्य आइटम की शोधन प्रगति 5% तक बढ़ गई। सु मिंग के मन में एक गहन समझ उभरी। पीला झरना उमड़ पड़ा, अंतहीन रूप से बहता हुआ। भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई, जिसे सु मिंग ने धीरे धीरे अपने शरीर में परिष्कृत कर लिया। सु मिंग ने मध्य हवा में तैरते हुए तथा सुनहरी आभा उत्सर्जित करते हुए ध्यान करना शुरू कर दिया। ... थोड़ी देर बाद सु मिंग ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। जब उसने आगे की ओर इशारा किया तो उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठी। तारांकन धमाका, तारांकन। उसकी उंगलियों से एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी, मानो पीले झरने की शक्ति उसकी ओर बढ़ रही हो।
पवित्र तकनीक की निपुणता, पीली स्प्रिंग उंगली। पीला वसंत पवित्र तकनीक। यह तकनीक कम से कम बैंगनी स्तर का कौशल था। एक उंगली आसानी से आत्मा को नष्ट कर सकती है। इतना खराब भी नहीं। सु मिंग बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि 20,000 डेमोनिक चार्म पॉइंट काफी महंगे थे, फिर भी यह सुधार उसके लिए बेहद फायदेमंद था। एक विचार के साथ उसने अपना स्टेटस पैनल खोला। होस्ट सु मिंग। पहचान 3000 महान दुनिया के दानव सम्राट का पुत्र। दायरा असंख्य कानून क्षेत्र। संविधान आदिम सच्चा दानव हृदय पैतृक ड्रैगन पवित्र शरीर 15%। साधना तकनीक दानव सम्राट सूत्र। भाग्य वस्तु पीला स्प्रिंग आरेख 5%। दिव्य क्षमताएं चरम दानव दिव्य कला पवित्र दानव मुट्ठी आदिम दानव आंखें शुरुआती पीली स्प्रिंग उंगली। जादुई कलाकृतियां चरम बर्फ दिव्य तावीज 40%। दानव आकर्षण अंक 36,000। सु मिंग ने उसकी प्रगति को देखा और संतुष्टि से मुस्कुराया। किसी और बात का उल्लेख न करते हुए केवल एक अतिरिक्त भाग्य आइटम स्लॉट होने से उसे बहुत सहजता महसूस हुई। समय के साथ जैसे जैसे येलो स्प्रिंग डायग्राम को परिष्कृत किया जाता रहेगा, पुरस्कार और भी अधिक समृद्ध होते जाएंगे। सु मिंग पीले स्प्रिंग आरेख की विशाल क्षमता को अच्छी तरह समझते थे। ये वास्तव में एक सम्राट का अवशेष था। प्राचीन काल में पीला वसंत सम्राट आखिरकार बहुत शक्तिशाली शासक था। उन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ भी सीखा वह इस येलो स्प्रिंग आरेख में संग्रहित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पीले झरने के चित्र में सम्राट के मार्ग पीले झरने की प्राप्ति का रहस्य छिपा था। अधिकांश योद्धाओं के लिए अपनी शक्ति से स्वर्ग के विरुद्ध लड़ते हुए पवित्र क्षेत्र तक पहुंचना, एक ताओ संप्रदाय बनाने और पवित्र भूमि पर नियंत्रण करने तथा सर्वोच्च स्थिति का आनंद लेने के लिए पर्याप्त था। लेकिन एक सम्राट की नज़र में ये तोप के चारे के अलावा कुछ नहीं थे। साधना पथ पर चलने वाले साधक की अधिकतम आयु 10,000 वर्ष से अधिक नहीं होती। अंततः इस संसार में सदैव बने रहना असंभव है। अंततः शारीरिक क्षय और जीवन शक्ति का लुप्त होना अपरिहार्य है। आगे बढ़ने के लिए अमरता के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एकमात्र उपलब्ध मार्ग है महान सम्राट बनना। हालांकि यह आसान लग सकता है, लेकिन महान सम्राट बनना एक दुर्लभ घटना है। अनगिनत वर्षों की अवधि में हर 100 मिलियन या उससे अधिक लोगों में से केवल एक ही महान सम्राट बनता है। सम्राट बनने की कुंजी सम्राटत्व के मार्ग पर चलने में निहित है। प्रत्येक सम्राट की अपनी विशिष्ट विरासत होती है, जिसे महान दाव के नाम से जाना जाता है। केवल इस विशिष्ट मार्ग पर चलकर ही कोई सम्राट के पद तक पहुंचने की आशा कर सकता है। इसके अलावा प्रत्येक दाव से केवल एक ही सम्राट उत्पन्न हो सकता है। सु मिंग के पिता अनंत दानव महल के अनंत दानव सम्राट को ही लीजिए। उन्हें अनंत दानव महल का आदिम दाव विरासत में मिला था। दाव सीमा पर कोई व्यक्ति जो सम्राट के क्षेत्र को चुनौती देना चाहता है, उसे या तो अपना एक अनूठा और अद्वितीय दाव बनाना होगा या किसी मौजूदा सम्राट के दाव को चुनौती देनी होगी, उन्हें हराना होगा और उनका स्थान लेकर सिंहासन पर बैठना होगा। लेकिन कोई भी रास्ता अपनाओ, वह कभी आसान नहीं होता। एक नया दाव बनाना सरल लगता है, लेकिन यदि सभी के पास ऐसा करने की बुद्धि और शक्ति होती, तो सम्राट दुर्लभ नहीं होते। जहां तक एक सम्राट को हराने की बात है, सम्राट के समक्ष जो लोग अभी तक सम्राट के दायरे में नहीं पहुंचे हैं, वे चींटियों के अलावा कुछ नहीं हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है जो हर किसी को इच्छा से पागल कर देता है। प्राचीन सम्राटों द्वारा छोड़े गए महान दाव को खोजना। उदाहरण के लिए पीला वसंत सम्राट, जो प्राचीन काल में भी एक प्रभावशाली व्यक्ति था। हालांकि अज्ञात कारणों से वह गिर गया और सम्राट की विरासत समाप्त हो गई। उत्तराधिकारी के बिना जो भी अपने महान दाव को विरासत में प्राप्त करता है, वह एक सच्चा सम्राट बन सकता है। यदि सु मिंग के पास पीले वसंत आरेख के कब्जे की खबर लीक हो जाए, तो ये जानना असंभव है कि दाव सीमा से कितने शक्तिशाली लोग उत्सुकता से इसे प्राप्त करेंगे। सु मिंग के हाथों में पीले स्प्रिंग आरेख के साथ उन्हें सिंहासन पर एक ठोस मौका सुनिश्चित किया गया था। पीला वसंत सम्राट, इस दाव के माध्यम से सम्राट बनने का मार्ग अभी भी अस्पष्ट है। हर भाग्यशाली व्यक्ति के पास सम्राट बनने का अपना रास्ता होना चाहिए। मेरे पास समय है, मैं चुनाव करने के लिए अपना समय ले सकता हूं। भव्य हॉल से बाहर निकलते समय सु मिंग के होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। फेंग युहान से निपटने के बाद उसके विचार स्वाभाविक रूप से भाग्य के एक अन्य बच्चे की ओर मुड़ गए। अगला, ये चेन का समय है। मुझे आश्चर्य है कि इन दिनों वह कैसा काम कर रहा है। क्या वह मेरे लिए खजाने इकट्ठा करने में अच्छा खजाना खोजने वाला चूहा रहा है? यह विचार मन में रखते हुए सु मिंग हॉल से बाहर निकला और अपने महल की ओर वापस चला गया। महल के बाहर मास्टर युहुआ अभी भी आदरपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए खड़े थे। शाही पुत्र फॉन किंगक्सु ने देखा, मैंने पहले ही फेंग युहान का ध्यान रख लिया है। रक्त पर्वत के पुराने पूर्वज की उसकी विरासत इस क्षण से पूरी तरह से समाप्त हो गई है। सु मिंग बोला, आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद शाही पुत्र। मास्टर युहुआ तुरंत मुस्कुराया। सम्राट के बेटे ने 3000 महान दुनियाओं को एक खतरे से मुक्त कर दिया है।
ये सही है, सम्राट के बेटे ने हमारे युहुआ अमर संप्रदाय को बचा लिया है। यदि राजकुमार की पैनी नजर न होती तो हम फेंग युहान से धोखा खा सकते थे। युहुआ अमर संप्रदाय आसानी से अपने स्वामी को बदल सकता था। उनके आसपास के बुजुर्ग भी उनकी प्रशंसा करते हुए बोल उठे। धन्यवाद राजकुमार। फैंग किंडक्सू ने सू मिंग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हल्का सा झुककर प्रणाम किया। यदि सम्राट के पुत्र का हस्तक्षेप न होता तो उसे पता नहीं होता कि फेंग युहान से कैसे निपटना है। सू मिंग मुस्कुराया और अपने महल में लौटने से पहले कुछ दयालु शब्दों के साथ उसे आश्वस्त किया। फेंग युहान की मृत्यु के साथ युहुआ अमर संप्रदाय के भीतर का मामला उसके लिए बंद हो गया था। हालांकि उन्हें जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसके द्वारा प्राप्त राक्षसी आकर्षण अंक प्रचुर मात्रा में थे और सू मिंग ने उनमें से कुछ को पीले वसंत आरेख पर खर्च करने का फैसला किया। उन्होंने शेष अंक बर्बाद नहीं किए तथा अपना ध्यान अपनी साधना पर केंद्रित किया। वर्तमान साधना असंख्य नियमों के क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। आप अपनी साधना प्रगति बढ़ाने के लिए 5000 राक्षसी आकर्षण बिंदुओं का उपभोग कर सकते हैं। उपयोग। बिना किसी हिचकिचाहट के सू मिंग ने अपने द्वारा जमा किए गए 5000 राक्षसी आकर्षण अंक खर्च कर दिए। तुरंत ही सफेद रोशनी टिमटिमाने लगी और सू मिंग की आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में स्पष्ट रूप से बढ़ने लगी। कुछ ही सांसों में उनकी साधना असंख्य नियमों के क्षेत्र के मध्य चरण के निकट पहुंच गई। उन्होंने ये प्रक्रिया कई बार दोहराई। तारांकन बाज, तारांकन। सू मिंग ने अपनी आंखें खोली, उसकी आध्यात्मिक निगाहें टिमटिमा रही थीं। उसके शरीर से एक भव्य आभा निकल रही थी। उनकी साधना सफलतापूर्वक असंख्य नियमों के क्षेत्र के मध्य चरण तक आगे बढ़ी। प्रगति काफी तेज है, हालांकि इसके लिए राक्षसी आकर्षण बिंदुओं के 3 दौर लगे। उसने अपनी विशेषताओं पर नजर डाली। उसके द्वारा अर्जित 50,000 राक्षसी आकर्षण अंक लगभग समाप्त हो चुके थे। पर्याप्त नहीं, सू मिंग ने सोचा। अभी भी कई जगहें थीं जहां उसे राक्षसी आकर्षण बिंदुओं की आवश्यकता होगी। अपनी साधना को आगे बढ़ाने, अपने कौशल को उन्नत करने और दाव वस्तुओं को परिष्कृत करने के लिए बड़ी संख्या में अंकों की आवश्यकता होती थी। ऐसा लगता है कि मुझे अधिक राक्षसी आकर्षण अंक एकत्रित करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सू मिंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। दानव भगवान बनना आसान है, लेकिन बड़ी मात्रा में राक्षसी आकर्षण अंक जमा करना अपने आप में एक कौशल है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। एक भव्य भूमिगत महल में गर्जना और युद्ध की ध्वनियां चारों ओर गूंज रही थीं। इस समय कई 10 फुट ऊंचे यांत्रिक जानवर बेतहाशा उत्पात मचा रहे थे। इनमें से प्रत्येक जानवर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और युवा पुरुषों और महिलाओं के एक समूह ने उनका सामना किया। हल्का सा स्पर्श होते ही वे खून उगलने लगते थे और उनकी दर्द भरी चीखें गूंजने लगती थीं। रुको, सहायता बल लगभग आ ही गया है। अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग रक्षा के लिए करो। सभी युवक और युवतियां शानदार पोशाक पहने हुए थे। उनमें से सबसे कम उम्र के साधक दिव्य सागर या भूतमार्ग क्षेत्र के साधक थे। उन्होंने कई तरह के जादू किए, रोशनी बिखेरी, लेकिन इससे यांत्रिक जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बजाय उन्हें और पीछे धकेला जा रहा था। ये बहुत बुरा है, हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। भीड़ में भगदड़ मची हुई थी, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। एक व्यक्ति की जादुई कलाकृति एक यांत्रिक जानवर के प्रहार से चकनाचूर हो गई, जिससे वह रक्षाहीन हो गया। ठीक समय पर बाहर से एक शक्तिशाली आवाज आई, दिव्य ताबीज। एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। तारांकन धमाका, तारांकन। भूमिगत गुफा हिल गई और निकटतम यांत्रिक जानवर एक भयानक विस्फोट से सीधे नष्ट हो गया। उस पशु के अवशेष पर एक गर्वित और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने काले रंग का लबादा पहना हुआ था, उनका चेहरा सुंदर और वीरतापूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ था। ये भाई, ये है भाई, ये यहाँ है। जय जयकार के साथ समूह का मनोबल बढ़ गया। नवागंतुक ये चेन था। ये चेन का चेहरा गर्व से भरा हुआ था, जो कि कैंग्यून दाव संप्रदाय से भागने के समय उसकी अस्तव्यस्त स्थिति से पूरी तरह अलग था। पिछले महीने में उन्होंने दूर दूर तक अवशेषों की खोज की थी और 12 दिव्य ताबीजों में से 2 को इकट्ठा करने के लिए अपने दिव्य ताबीज पत्थर टॉवर पर भरोसा किया था। इनमें से एक था ब्लेज डिवाइन टेलिस्मैन, जिसे सक्रिय करने पर तुरंत आग का एक समुद्र उत्पन्न हो जाता था। यह अग्नि आकाशीय और पार्थिव दोनों प्रकार की ज्वालाओं से बनी थी, जो अत्यधिक तापमान तक पहुंच रही थी। इस ज्वलंत दिव्य तावीज के सामने कोई भी सामान्य जादुई कलाकृति राख में बदल जाएगी। दूसरा था विस्फोट दिव्य तावीज। इस प्रतीक में अपार शक्ति थी और सिर्फ एक बार सक्रिय होने पर यांत्रिक जानवर तुरंत नष्ट हो जाते थे। तारांकन स्वूश। सभी लोग शांत रहें, मैं इसे संभाल लूंगा। एक चमक के साथ ये चेन यांत्रिक जानवरों के समूह में जा घुसा। जो जानवर पहले इतनी तबाही मचा रहे थे, अब उसके सामने शक्तिहीन लग रहे थे। वह शक्तिशाली ज्वाला और विस्फोट तावीजों का प्रयोग करता रहा। जब यांत्रिक जानवर एक के बाद एक गिरे तो हवा में धमाके गूंज उठे। 10 मिनट बाद आखिरी बम एक क्षण के लिए हिला और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा तथा उसके केवल टुकड़े ही बचे।
भाई ये बाकी लोग जो छिपे हुए थे ये चेन को स्वर्ग से उतरते दिव्य योद्धा की तरह लड़ते हुए देख रहे थे। उत्साह से अभिभूत होकर वे अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल आए। भाई ये अविश्वसनीय है। बेशक वह शीर्ष सेनानियों में से एक है। वे जानवर इतने ताकतवर थे कि हम सब मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पाए, लेकिन भाई ये ने उन्हें ऐसे मार गिराया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे प्रसन्नतापूर्वक प्रशंसा से भरे हुए उसके चारों ओर खड़े हो गए। ये कुछ भी नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो ये सब आप सभी का धन्यवाद है जिन्होंने जानवरों का ध्यान भटकाया, जिसके कारण मैं उन्हें नीचे गिराने में सक्षम हो सका। ये चेन गर्व से भरा हुआ दिख रहा था, लेकिन अहंकार से भरा हुआ नहीं। उसका शांत और आत्मविश्वासी रवैया उसे एक असली नेता जैसा दिखा रहा था। भाग्य से आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति के रूप में ये चेन स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली था और आसानी से दोस्त बना लेता था। सिर्फ 1 महीने में उसने फिर से अपनी स्थिति बदल ली और कई लोगों की वफादारी हासिल कर ली। इनमें कुलीन परिवारों के उत्तराधिकारी और छोटे राज्यों के राजकुमार भी शामिल थे। सभी ने ये चेन की बहुत प्रशंसा की। ये शर्म की बात है। भाई ये एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पैदा हुए थे जो एक दिन स्वर्ग को हिला देंगे, फिर भी उन्हें खलनायकों द्वारा फंसाया गया और उनका अंत इस तरह हुआ। भीड़ में से किसी ने आह भरी। बिल्कुल, अनंत दानव महल के दानव सम्राट का वह तथाकथित बेटा स्पष्ट रूप से एक बिगड़ैल बच्चा है जिसके पास कोई वास्तविक कौशल नहीं है। भाई ये के सामने उसका कोई मौका नहीं है। यदि उसके पिता शक्तिशाली न होते तो वह भाई ये से कैसे तुलना कर सकता था। भाई ये निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली है। मुझे विश्वास है कि वह एक दिन स्वर्ग तक पहुंच जाएगा और अनंत दानव महल को उसे पार करने का पछतावा होगा। हम भाई ये का हमेशा अनुसरण करेंगे। प्रशंसा के स्वर लगातार उठते रहे। जब ये चेन ने उनकी बातें सुनी तो वह मुस्कुराया लेकिन शांत रहा। ठीक है, दानव सम्राट के बेटे के बारे में बहुत हो गया। यांत्रिक जानवरों का ख्याल रखा गया है। चलो अब आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं। ये चेन ने स्थिर दृष्टि से उनकी ओर देखा और उसे गर्व की गहरी अनुभूति हुई। ये भूमिगत गुफा खजानों से भरी एक छोटी सी प्राचीन खंडहर थी। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, एक दिव्य ताबीज, ये चेन ने पहले ही ले लिया था। उसने बाकी को दूसरों के इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया। धन्यवाद भाई। ये समूह तेजी से फैल गया और जो कुछ भी इकट्ठा कर सका उसने इकट्ठा कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया और गुफा से बाहर निकलकर सोनफेंग शहर की ओर चल पड़े। ये शहर सीमा के पास था। ये चेन ने एक बार अपना भेष बदलकर यहाँ छुपकर खंडहरों की खोज की थी और अपनी चोटों को ठीक किया था। अब वह अस्थायी रूप से बस गया था। सिर्फ 1 महीने में उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी और वह अब खुद को पहले जैसा नहीं मानता था। जब समूह शहर में वापस लौटा और सड़कों पर चला तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। दानव सम्राट का बेटा बहुत शक्तिशाली है। हाँ, मैंने सुना है कि युहुआ अमर संप्रदाय पर एक रक्त ड्रैगन ने हमला किया था। ये भयानक था, लेकिन अफवाह यह है कि उसने इसे सिर्फ एक चाल से हरा दिया। लोग कहते हैं कि उसमें एक महान सम्राट बनने की क्षमता है। हो सकता है कि उसकी वजह से दानव महल में एक और सम्राट पैदा हो जाए। क्या ये सच है? दानव सम्राट का बेटा इतना शक्तिशाली है? बेशक, जिसने भी उसे देखा है वह पूरी तरह प्रभावित है। भीड़ चर्चा से गूंज उठी। दानव सम्राट का बेटा ... सुमिंग। ये नाम सुनकर ये चेन की आंखें ठंडी चमक उठी। उसे फिर से? तो क्या वह हाल ही में युहुआ अमर संप्रदाय में गया था और यहां तक कि एक रक्त ड्रैगन को भी मार डाला? उस शापित सुमिंग, तुम पिछली बार जीत गई थी, लेकिन तुम्हारी पहली और आखिरी गलती मुझे मारना नहीं थी। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। अब मैंने 2 दिव्य ताबीजों में भी महारत हासिल कर ली है। मेरी साधना भी असंख्य कानून क्षेत्र तक पहुंच गई है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से जल रही थीं। उनके अनुयायी शीघ्रता से आगे आए। वह सुमिंग, वह तुम्हारा दुश्मन है ना? गुस्सा मत हो भाई। ये वह रक्त ड्रैगन वाली बात शायद उसके लोगों ने की थी। बिल्कुल, सुमिंग में वैसे भी उस तरह की ताकत नहीं है। वह बस एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसने कभी कुछ नहीं सीखा। उन्होंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। तुम बहुत चिंता करते हो। सुमिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वह कोई परेशानी नहीं पैदा करेगा। मैं पहले ही उससे आगे निकल चुका हूँ। एक रक्त ड्रैगन, मैं खुद एक को संभाल सकता हूँ। ये चेन शांति से मुस्कुराया। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। वह आत्मविश्वास से बोला। चुने हुए व्यक्ति के रूप में ये चेन का दिल बहुत मजबूत था। वह शांत रहकर और चुपचाप बढ़ने की शक्ति को समझता था। चूंकि वह खतरे से बच गया था, अगर वह अपनी प्रतिभा के साथ अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करता तो उसकी ताकत जल्दी बढ़ जाती। सुमिन को मारना बस समय की बात थी। चलो वाइन हॉल में चलें। जियाओ तियान कल अपना प्रशिक्षण समाप्त कर घर लौटेगा। चलो उसे विदा करते हैं।
ये चेन ने साहपूर्वक हाथ हिलाया और सभी लोग जयकार करते हुए उसके पीछे वाइन हॉल की ओर चले गए। उस रात उन्होंने खूब शराब पी। जियो तियान, जैसा कि ये चेन उसे पुकारते थे, एक गौरवान्वित युवक था और ये चेन के समर्थकों में सबसे प्रतिभाशाली था। उन्होंने गड़गड़ाहट के पैटर्न वाला एक वस्त्र पहना था, जो एक शक्तिशाली जादुई वस्तु थी जिसे अधिकांश लोग खरीद नहीं सकते थे। उनका व्यक्तित्व साहसी और स्वतंत्र था तथा उनका परिवार धनी था। भाई ये चीयर्स। भाई ये, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरा प्रशिक्षण समय केवल 2 महीने का था। अब ये पूरा हो गया है। लेई जी ने खुशी खुशी ये चेन के साथ गिलास टकराए और एक ही बार में पी गए। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ताकत बढ़ाने में मदद करने के लिए वापस जा रहा हूँ। मेरा लेई परिवार एक प्राचीन कबीला है जो 3000 महान दुनियाओं में प्रसिद्ध है। जब मैं परिवार के मुखिया का पद प्राप्त करूंगा तो पूरा लेई परिवार तुम्हारा अनुसरण करेगा। लेई जी ने पूरी ऊर्जा के साथ ऊंची आवाज में वादा किया। इससे ये चेन खुशी से झूम उठा। लेई जी का परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। प्राचीन कुलों को पद चलन क्षेत्र में शक्तिशाली साधकों का समर्थन प्राप्त था। लेई जी के पिता वर्तमान परिवार के मुखिया थे जो अपने जीवन के चरम पर पाथवॉकिंग रियल्म के विशेषज्ञ थे। लेई जी उनका इकलौता बेटा था और उसे हमेशा लाड़ प्यार दिया गया था। इसलिए ये केवल समय की बात थी कि लेई जी लेई परिवार का अगला मुखिया बन जाए। अब जब ये चेन को लेई जी से एक वादा मिल गया था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने पद चलन क्षेत्र से एक शक्तिशाली साधक का समर्थन प्राप्त कर लिया हो। हम भाई हैं, औपचारिक शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके साथ भाईचारे की शपथ लेना इसलिए चुना क्योंकि हमारे आदर्श एक जैसे हैं। हम सच्चे भाई हैं। अगर भविष्य में कभी तुम्हें कोई परेशानी हो तो बस मुझे ढूंढ लेना भाई ये। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। ये चेन बहुत खुश था, हालांकि उसने अपनी खुशी को अच्छी तरह छुपाया और सहजता से लेई जी के कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे वे लंबे समय के दोस्त हों। भाई ये। लेई जी बहुत भावुक हो गई और अवाक रह गई। दोनों ने साथ में शराब पी और हंसे, एक दूसरे को अंतहीन टोस्ट दिए। अगले दिन लेई जी अनिच्छा से घर के लिए रवाना हो गई। जब मैं वापस आऊंगा तो अपने पिता को जरूर मना लूंगा। वह तथाकथित अनंत दानव महल, भले ही वह 3000 महान दुनियाओं में शीर्ष शक्तियों में से एक है, तो क्या? यदि दानव सम्राट का बेटा इस तरह से घूम सकता है जैसे कि वह दुनिया का मालिक है, तो शायद यह एक नए नेतृत्व का समय है। युवा गर्व से भरे लेई जी को अपने खून में आग जलती हुई महसूस हुई। भाई जी के नेतृत्व में अब अनंत दानव महल को उखाड़ फेंकना भी असंभव नहीं लग रहा था। एक लंबी यात्रा के बाद वह अंततः लेई परिवार के पास लौट आया। लेई युआन शहर 50 मिलियन लोगों वाला एक विशाल महानगर था। इसकी शहर की दीवारें 100 फीट ऊंची थीं। अंदर रोशनी आपस में जुड़ी हुई थी और योद्धा आसमान में उड़ रहे थे। सभी दिशाओं में ऊंची इमारतें खड़ी थीं जो खजाने की चमक से जगमगा रही थीं। शहर में समृद्धि और धन संपत्ति भर गई। ये लेई परिवार का क्षेत्र था जो एक अमर वंश था। शहर से गुजरते हुए लेई जी को झुके हुए नौकरों ने स्वागत किया। वह घर की ओर भागा और सीधे अपने पिता से मिलने मुख्य हॉल में गया। उसने आज अपने पिता को मनाने की योजना बनाई थी। वे 2 राक्षस किलिन कहाँ से आए? आंगन से गुजरते हुए उसने दूर से 2 किलिन खींची हुई गाड़ियां देखी और थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मुख्य हॉल में चले गए। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। लेई जी उत्साह के साथ प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, वह स्तब्ध रह गया। एक सुंदर आदमी हॉल के शीर्ष पर बैठा अपने पिता के साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था। लेई जी ने उसकी ओर देखा और तुरंत दंग रह गई। कितना अद्भुत आदमी है। सुंदर, परिष्कृत और असाधारण उपस्थिति के साथ एक सुंदर वस्त्र पहने हुए, उनका संपूर्ण अस्तित्व रहस्य और गहराई से भरपूर था। उनकी हर हरकत से एक शांत, उदात्त भाव झलकता था जो विस्मय उत्पन्न करता था। लेई जी उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकी और चाहती थी कि उसका व्यवहार भी वैसा ही हो। जियर, तुम वापस आ गए। लेई जिंगशान अपने बेटे को देखकर मुस्कुराया, फिर जल्दी से कहा, आओ, दानव सम्राट के बेटे को अपना सम्मान दो। क्या? लेई जी दंग रह गई। फिर उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। 3000 महान दुनियाओं में अनगिनत राज्य थे और उनमें से कई लोग राक्षस सम्राट के पुत्र की उपाधि धारण करते थे। लेकिन उनके पिता, जो लेई परिवार के शक्तिशाली मुखिया थे, द्वारा उस उपाधि का प्रयोग इतनी श्रद्धा और भय के साथ किया जाना, वह अनंत दानव महल का उत्तराधिकारी के अलावा और कौन हो सकता है? आप अनंत दानव महल से दानव सम्राट के बेटे हैं, सुमिंग। लेई जी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ये शांत, सुंदर आदमी, क्या वह भाईजी का दुश्मन था? मौन, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम वारिस का नाम इतनी सहजता से बोलो। अभी घुटने टेको। लेई जिंगशान का चेहरा सदमे में बदल गया और वह गुस्से में दहाड़ने लगा। तारानकन थप्पड़। तारानकन। एक जोरदार थप्पड़ ने लेई जी को जमीन पर गिरा दिया। मेरे स्वामी, कृपया मेरे मूर्ख बेटे को माफ कर दीजिए। वह बिगड़ गया है, मैं उसे अनुशासित करने में विफल रहा हूँ।
कृपया इस बार उसे जाने दीजिए। लेई जिंगशान ने सिर झुकाया, उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वह पूर्णतया विनम्र था, उसमें किसी शक्तिशाली पथ प्रदर्शक साधक की उपस्थिति नहीं थी। सु मिंग बस अपनी चाय पीता रहा, उदासीन, लेई जिंगशान की ओर देखता भी नहीं। समय भारी सन्नाटे में बीतता गया। लेई जिंगशान के माथे पर पसीना आने लगा। आप लेई जी हैं। सु मिंग ने अंततः अपना कप नीचे रख दिया और मंद मंद मुस्कुराने लगा। मैं हूं तो क्या? लेई जी ने अभी भी विद्रोही भाव से अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में उत्तर दिया। आप? लेई जिंगशान डर से कांपने लगा। क्या उसका बेटा पागल था या क्या? वह दानव सम्राट के बेटे से इस तरह बात कर रहा था। हे! सु मिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। लेई परिवार के मुखिया ने एक बहुत ही साहसी बेटे का पालन पोषण किया है। उसका व्यक्तित्व निश्चित रूप से जीवंत है। मेरे प्रभु! लेई जिंगशान पीला पड़ गया। पथ चलन क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में वह लंबे समय से 3000 महान विश्वों में जाना जाता था। यहां तक कि दाव संप्रदाय के नेता भी उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन सु मिंग के मुंह से कुछ शब्द सुनने के बाद उसकी रीढ़ में भय का भाव बैठ गया। इस उत्तराधिकारी ने, हालांकि केवल असंख्य कानूनों के दायरे में, लेई जिंगशान को कुछ ऐसा महसूस कराया जो उसने युगों से नहीं किया था। भय। महाराज, यह मामला, लेई जिंगशान ने समझाने की कोशिश की। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सु मिंग ने शांति से बीच में टोकते हुए कहा। बस जो काम मैंने तुम्हें दिया है उसे याद रखो। हाँ हाँ महाराज, कृपया निश्चिंत रहें मेरे स्वामी। लेई परिवार अपना पूरा प्रयास करेगा। मैंने पहले ही संदेश भेज दिया है। हमारे कबीले के हर युवा विशेषज्ञ को भेज दिया गया है। हम निश्चित रूप से तुम्हारे लिए उस ये चेन को ढूंढ लेंगे। लेई जिंगशान ने अपनी छाती पीटकर विश्वास जताया और वफादारी का वचन दिया। ये चेन? नहीं, रुको पिताजी, ये चेन मेरा सच्चा भाई है। आप उसे पकड़ने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? लेई जी ने बगल से गुस्से से चिल्लाया। क्या? लेई जिंगशान दंग रह गया। फिर उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया, उसकी रीढ़ ठंडी हो गई। ये चेन, उसने दानव सम्राट के बेटे को नाराज कर दिया था। सु मिंग स्वयं उसे पकड़ने की मांग करने आए थे। लेई जिंगशान को तो मन ही मन खुशी भी महसूस हुई थी। यदि वह उत्तराधिकारी की मदद करता तो शायद लेई परिवार अनंत दानव महल के साथ संबंध बना सकता था। इससे भविष्य में बहुत लाभ हो सकता है। लेकिन अब उसके अपने बेटे ने ये कहा। लेई जिंगशान को ऐसा लगा जैसे दुनिया में अंधेरा छा गया हो। तुम मादरचोद, तुम पागल हो गए हो। वह अचानक दहाड़ा, उसकी आंखें लाल हो गईं। घुटने टेको। लेई जी डर से कांप उठा। उसने पहली बार अपने पिता को इतने गुस्से में देखा था। इकलौते बेटे के रूप में लेई जी को जीवन भर लाड़ प्यार दिया गया। वह जो भी चाहता था उसके पिता ने उसे दे दिया था। यह पहली बार था जब लेई जिंगशान ने सचमुच अपना आपा खो दिया था। और यह भयानक था। पिता, तुम एक विश्वासघाती पुत्र हो। लेई जिंगशान ने गुस्से में आकर अपने भारी हाथ से वार किया। पथ चलन क्षेत्र की आभा ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। एक जोरदार धमाके और लेई जी की चीख के साथ वह जमीन पर पटक दिया गया और एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया। तारांकन प्लॉप। तारांकन, महाराज, यह अवश्य ही एक गलतफहमी है। मेरा बेटा छोटा और अज्ञानी है। वह इस दुनिया के खतरों को नहीं समझता। उसे जरूर ये चेन ने धोखा दिया होगा। हमारा लेई परिवार निश्चित रूप से ये चेन को ढूंढेगा और उसे आपको सौंप देगा। लेई जिंगशान अपने घुटनों पर गिर गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आवाज कांप रही थी। वह अपनी वफादारी साबित करने के लिए बेताब था। सु मिंग ने कोई भावना नहीं दिखाई। उसने लेई जिंगशान की तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजर सीधे लेई जी पर पड़ी। ओह, तो आप ये चेन के अनुयायियों में से एक हैं। मैं अभी उसे ढूंढ रहा हूँ। चूंकि तुम उसके अनुयायी हो तो तुम्हें पता ही होगा कि वह कहाँ है ना? दानव सम्राट के बेटे ने शांत और कोमल स्वर में पूछा। लेई जी, महामहिम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। जल्दी करो और जवाब दो। लेई जिंगशान चिंतित हो रहा था। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं भाई जी का वफादार अधीनस्थ हूं। मैं कभी भी उनके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। लेई जी का चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी उसने गर्व से अपना सिर ऊंचा रखा। भाई ये वफादारी और धार्मिकता को महत्व देते हैं। वे प्रतिभाशाली हैं और उनका अनुसरण करना उचित है। पिताजी, बस इस बार मुझ पर भरोसा करो। आप। लेई जिंगशान इतना क्रोधित था कि उसे लगभग खून की खांसी आ गई। वह चाहता था कि वह अपने बेटे को वहीं पर थप्पड़ मार दे, लेकिन यह उसका इकलौता बच्चा था। अंत में वह गुस्से से भरी लाल आंखों से उसे घूर सकता था। तुम पागल हो गए हो। क्या तुम उसे बचाने के लिए पूरे लेई परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? तारांकन प्लॉप। तारांकन। लेई जिंगशान फिर से घुटनों के बल बैठ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और सांसें तेज हो गईं। पथ चलन क्षेत्र का एक शक्तिशाली साधक अब सु मिंग के सामने एक हानिरहित मेमने की तरह झुक रहा था।
महाराज, कृपया इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इसका ध्यान रखने का वादा करता हूँ। वह अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपना दिल भी निकालने को तैयार था। लेकिन लेई जी अभी भी दृढ़ रही और हार मानने से इनकार कर दिया। हे, सू मिंग हल्के से हंसे। दिलचस्प, चूंकि यह छोटा भाई इतना वफादार है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। मैं ये चेन से दूसरे तरीके से निपटूंगा। वह पलटा और शांति से बाहर चला गया। लेई जी ने राहत की सांस ली और खुशी का अनुभव किया। देखना, इस तथाकथित दानव सम्राट का बेटा इतना डरावना नहीं है। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा और वफादार रहा, यहाँ तक कि वह भी मेरे कामों से बहुत प्रभावित हुआ। अगली बार जब मैं भाई ये से मिलूंगा तो मुझे उसे बताना होगा कि मैंने आज क्या किया। उसे मुझ पर जरूर गर्व होगा। लेई जी उत्साहित थी और अपने रिश्ते की रक्षा करने पर गर्व महसूस कर रही थी। लेकिन लेई जिंगशान की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। महाराज, कृपया मुझे इसे संभालने का मौका दें। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह बार बार अपना सिर जमीन पर पटक रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कसम खाता हूं, कोई गलती नहीं होगी। 5 दिन नहीं, 3। मुझे बस 3 दिन दीजिए महाराज। वह लगभग रोने लगा था, लेकिन सू मिंग नहीं रुका। वह लेई परिवार की जागीर से बाहर चला गया। बाहर राक्षसी किलिन गाड़ी आसमान में उड़ गई। किलिन जानवर की दहाड़ के साथ वह बादलों में उड़ गया और गायब हो गया। लेई जिंगशान असहाय होकर देखता रहा कि गाड़ी दूर गायब हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा, मानो उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई हो। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? आप पदचलन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेई जी असंतुष्ट थे और उन्होंने अपने पिता को डांटा। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरा भाई ये सच्चा वफादार आदमी है। वह दयालु है और अपनी बात आधी ही कहकर वह रुक गया। लेई जी ने अपने पिता को भयभीत होकर देखा। लेई जिंगशान की आंखें निराशा से भरी हुई थीं। लेई जी की याद में उनके पिता हमेशा मजबूत और आत्मविश्वासी थे और उनकी आवाज बुलंद थी। 300 वर्ष पुराने पदचलन क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में दुर्लभ प्रतिभा और शक्ति के साथ वह विशाल 3000 विश्वों में भी शीर्ष व्यक्तियों में से एक थे। लेकिन अब लेई जिंगशान ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पल में हजारों साल बूढ़ा हो गया हो। उसकी आत्मा बुझती हुई मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी। पिताजी, क्या हुआ? लेई जी घबराकर उसके पास पहुंची। लेई जिंगशान ने अपनी आंखों में गहरी पीड़ा और बेजानपन के साथ अपने बेटे को देखा। मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया। आप दानव सम्राट के बेटे के समान उम्र के हैं, फिर भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। पहले मुझे तुमसे कभी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया का बोझ उठा सकता हूं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, मैं तुम्हें बचा नहीं रहा था। मैं तुम्हें और हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा था। क्या? लेई जी अभी भी उलझन में थी। हम अमर लोगों का परिवार हैं, एक महान शहर पर शासन करते हैं, हर तरह से शक्तिशाली हैं। तो क्या हुआ अगर सू मिंग दानव सम्राट का बेटा है? वह अभी दानव सम्राट नहीं है। हमें उससे इतना डरना क्यों चाहिए? लेई जी की आवाज में अभी भी कुछ विद्रोह था। उसकी नजर में भले ही वह दानव सम्राट के बेटे के बराबर न हो, लेकिन वह उससे बहुत पीछे भी नहीं था। लेई जिंगशान ने अपने बेटे को देखते हुए मुस्कुराया और उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। तभी बाहर से चीखने की आवाज आई। वह क्या है? आसमान, ये बदल रहा है। पहले तो ये सिर्फ कुछ चीख पुकार थी, लेकिन जल्द ही यह अराजक दहशत में बदल गई। तारांकन टकराना। तारांकन, दरवाजा जोर से खुला। कुलपति, हमारे लेई परिवार पर हमला हो रहा है। एक बुजुर्ग डर से पीला पड़ता हुआ लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। उन्होंने अभी अपना भाषण समाप्त भी नहीं किया था कि पूरा हॉल विस्फोट से भर गया। ऊपर की छत उड़ गई थी। सबने ऊपर देखा। कभी साफ दिखने वाला आसमान अब अंधकार में और भयावह हो गया था। घने काले बादल उमड़ घुमड़ कर पूरे शहर पर छा गए। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश फट गया हो और एक विशाल भंवर प्रकट हो गया हो। तेज हवा चल रही थी। तूफान चल रहा था। बूम, तारांकन, जैप। बादलों के बीच से गड़गड़ाहट की आवाजें निकली। वह क्या है? लेई जी ने भयभीत होकर ऊपर देखा। कुछ निकल रहा है। तारांकन, जर्र। तारांकन। बादल फट गए। आकाश से एक विशाल काला हाथ फूट पड़ा। आसमान हिल गया। हवा निराशा में चिल्लाने लगी। उस विशाल हाथ में इतनी भयानक शक्ति थी कि वह पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। वह टूटकर नीचे गिर पड़ा। लेई परिवार की सुरक्षात्मक बाधा तुरंत सक्रिय हो गई। तारांकन, बूम। तारांकन, बूम। तारांकन। लेकिन ये केवल क्षण भर ही चला और फिर टूट गया। जहां हाथ गुजरा वहां कुछ भी नहीं बचा। लेई जी का शरीर भय से स्तब्ध हो गया। बेहोश होने से पहले उसने अपने पिता की दुख भरी आवाज अपने कानों में गूंजती सुनी। मेरे बेटे, अब तुम्हें समझ में आया कि तुमने हमारे लेई परिवार पर क्या लाद दिया है। हे, एक अमर परिवार। अनंत दानव महल के सामने हम चींटियों के अलावा कुछ नहीं है।
तो अब सभी चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, कुल 6 चैप्टर नए आए थे जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब नए चैप्टर आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब तुम सभी मेरे चैनल मिस्टर नोबेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो ताकि वीडियो की रिच बढ़ जाए। और जिसे हैरम सीरीज सुनना है वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।